पाकिस्तान अफेयर्स का कंप्लीट कोर्स आप एफआईए में पेपर दे रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का। सो दिस इज द अल्टीमेट कम्प्रिहेंसिव कोर्स जो आपके लिए इंशाल्लाह बड़ा फायदेमंद साबित होगा। स्टूडेंट्स पाकिस्तान अफेयर्स में फेल हो जाते हैं, उसकी वजह ये होता है कि वो स्ट्रक्चर्ड तैयारी नहीं करते, वो पिछले जो पेपर्स के एमसीक्यूज हैं उनको इग्नोर करते हैं, कंसेप्ट उनके प्रॉपरली क्लियर नहीं होते और रिवीजन स्ट्रेटजी नहीं होती। इस कोर्स में या इससे पहले मैंने जनरल नॉलेज का एक फुल कोर्स अपलोड किया है, 2 से 3 घंटे का। 2 से 3 घंटे का कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, एग्जैक्टली फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं उसमें, आप देखेंगे उसको। ऐसे ही हमने जो है ना, जो इंग्लिश का एक कंप्लीट कोर्स है वो अपलोड किया हुआ है, तो इसमें भी हम कंप्लीट सिलेबस कवरेज करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी एमसीक्यूज का मतलब ये है कि ऐसे एमसीक्यूज जो बार बार पेपर में आ रहे हैं उनको हम एड्रेस कर रहे होंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको देंगे और एग्जाम स्ट्रेटजी भी आपको बताएंगे। एग्जाम का पैटर्न एफआईए का हो वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, लेटेस्ट 10 नंबर होंगे अब, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 100 एमसीक्यूज होंगे, 100 नंबर्स होंगे। सो 10 से 20 क्वेश्चन के गिर्द पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन हर जगह आता है। कॉम्बिनेशन हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स शामिल होते हैं। बोल्ड एंड सक्सेस का फार्मूला ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, डेट्स आपको मेमोराइज होनी चाहिए, आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहना है और स्मार्ट रिवीजन करते रहना है। पाकिस्तान अफेयर्स का जो स्कोप है उसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान मूवमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आती है, जियोग्राफी और इकोनॉमी इन कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान आता है। तो कुछ एमसीक्यू सैंपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इस तरह के आ जाते हैं। पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस डेफिनेटली 1947, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा जो कंसेप्ट ट्रैप है, ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डेट अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों ने कब किया? 14 अगस्त, 15 अगस्त, 13 अगस्त, 16 अगस्त। उनका जो है ना 15 अगस्त है, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया 14 अगस्त, कुछ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जो बर्थ है वो 25 दिसंबर 1876 में हुई है। कहीं ना कहीं इसको ना 1976 लिखा जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने 1876 याद रखना है। कायद-ए-आज़म की जो वफात हुई है वो 11 सितंबर 1948 में हुई है और वो पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। कायद-ए-आज़म के ये जो क्वेश्चन है अक्सर आपके पास आते रहते हैं। जिन्ना वाज बोर्न इन, अब जैसे मैंने आपको कहा ना 1876 को आपने याद रखना है। ऐसे ही करके आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। 1877 में अल्लामा इकबाल पैदा हुए। अहमदाबाद एड्रेस 1930 उनकी असल पहचान की वजह है। फिलोसफर हैं, हमारे पोएट हैं, हम उनको अपना नेशनल पोएट भी मानते हैं। अहमदाबाद एड्रेस वाज डिलीवर्ड इन 1928, 1930, 1940, 1947। अभी हमने कहा 1930 में इसको डिलीवर किया गया था, तो ये एमसीक्यू आपको पता होना चाहिए। लाहौर रेजोल्यूशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री। 23 मार्च 1940 में हुई है, लाहौर में मिंटो पार्क में हुई है। प्रेजेंट जिन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन किया था वो ए के फजल हक थे, और उन्हें और इसको जो है ना जो लाहौर रेजोल्यूशन, इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। एमसीक्यू इस तरह का आ सकता है कि लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय जिन्ना, इकबाल, फजल हक, लियाकत अली खान। लाहौर रेजोल्यूशन को जिस तरह हमने कहा फजल हक ने प्रेजेंट किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस 1947, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन दिया था। करारदाद मकासद फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन और इंट्रोड्यूस्ड जो है ना इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जो है ना उसने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन दिया था। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का जो साल है 1947 नहीं है, 1948, 1949, 1950, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था उसका है 1949। ज्योग्राफिक ओवरव्यू अगर हम देख लें तो 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। फेडरल कैपिटल पाकिस्तान है, और जो सिंध गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, आज़ाद कश्मीर है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है ना ऑपरेटेड, क्या कर सकते हैं, रीजन्स हैं हमारे पास, सेपरेटली एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑपरेट किए जाते हैं। वहाँ के अपने वजीर आजम, वहाँ की अपनी गवर्नमेंट होती है। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली इस्लामाबाद है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ये आपसे पूछा जा सकता है, कराची। आपने एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ना है। ये मैंने इसके आगे ट्राइप इसलिए लिखा है कि इसका अक्सर ट्राइप सेट किया जाता है, लोग समझते हैं कि कैपिटल पूछा जा रहा है, लेकिन वो लिखा जा रहा है फर्स्ट कैपिटल हमारा कराची था। मेजर रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, इंडस रिवर सिस्टम जो है ना वो हमारा रिवर सिस्टम है। झेलम, चनाब, रावी, सतलुज। इंडस जो है ना लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे पास। एमसीक्यूज में आ सकता है लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, तो आपने इंडस का जवाब देना है। इकोनॉमी अगर देखा जाए, पाकिस्तान एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी।
एग्रीकल्चर हमारी जो है ना रीढ़ की हड्डी है हमारे पूरे सिस्टम में। मेजर क्रॉप ऑफ पाकिस्तान राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर कैन हमारा। डेफिनेटली व्हीट जो है ना वो हमारी, गंदुम जो है वो हमारी टॉप जो है ना क्रॉप है। नेक्स्ट लेक्चर में मूव करने से पहले हम थोड़ा एग्जाम स्ट्रेटजी को देख लेते हैं। आपने इजी क्वेश्चंस को पहले देखना है, डिफिकल्ट को स्किप करना है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी। टाइम आपके पास बहुत कम है। यहाँ आपको ज्यादातर चीजें या तो आती हैं या नहीं आती, लेकिन हम जो भी बंदा इस पूरी वीडियो को देखेगा डेफिनेटली उसकी बहुत अच्छी तैयारी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। टाइम 30 टू 40 सेकंड पर एमसीक्यू आपने लगाना है। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, 4 से 5 मिनट बचा लीजिएगा। और कॉमन ट्राइब सिमिलर डेट्स दिए जाते हैं 1947, 1948, ख्याल से देख लीजिएगा। कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटीज दी जाती हैं, जैसे अगर एक किस बंदे ने करारदाद पाकिस्तान दिया है तो किसी बंदे ने जो है ना रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान दिया है। तो अब रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे बंदों को मिक्स किया जाता है। तो रिवीजन प्लान ये है कि डेली रिवाइज करें, वीकली प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट करें। अब नेक्स्ट लेक्चर है हमारा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हाईली नंबर्स वाला कोर्स है, मल्टीपल एमसीक्यूज है इसमें। अब मैसेज जो फाइनल मैसेज आपकी तैयारी के लिए वो ये है, कंसिस्टेंसी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कोर्स को मुकम्मल फॉलो करना है आपने। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर में व्हाई आइडियोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, हम इसमें रिपीटेड एमसीक्यूज का जिक्र करेंगे, कंसेप्ट आपके साथ बात करेंगे, फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट की बात करेंगे। आइडियोलॉजी जो है ना वो बेसिकली नजरिया को कहते हैं। आइडियोलॉजी ना सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स, किसी के जो अकीदा है या उसकी जो यकीन है या जो उसको उसूल है वो आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी जो है ना पॉलिटिकल और सोशल डायरेक्शन हमारा देती है, बेसिक नेशनल आइडेंटिटी है पाकिस्तान की। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारा जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामी नजरियात की बुनियाद पर है, इस्लामी असूलों की बुनियाद पर है। मुस्लिम्स एक सेपरेट नेशन है और उन्होंने इंडिपेंडेंट होमलैंड की डिमांड की कि मैं अलग जो है ना मुल्क दिया जाए। एमसीक्यूज कहा जाता है कि आइडियोलॉजी मींस इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम, रिलीजन ओनली, लॉ सिस्टम। तो आइडियोलॉजी मींस पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम। टू नेशन थ्योरी क्या है? टू नेशन थ्योरी ये था कि हिंदूज एंड मुस्लिम जो है ना दो मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ मजहब है, मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ ट्रेडिशन है, कैन नॉट लिव अंडर वन सिस्टम। तो हमें जो है ना अलग सेपरेट कंट्री चाहिए। ये था टू नेशन थ्योरी। एमसीक्यू टू नेशन थ्योरी में आ सकता है, टू नेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन जियोग्राफी, लैंग्वेज, रिलीजन, इकोनॉमी। डेफिनेटली रिलीजन इसका आंसर है। सर सैयद अहमद खान के क्वेश्चन आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में, आपने अच्छे से इनको हैंडल करना है। फर्स्ट टू प्रेजेंट टू नेशन थ्योरी, अपोज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, प्रोमोटेड मुस्लिम आइडेंटिटी। बस सर सैयद अहमद खान ने जो है ना टू नेशन थ्योरी के पहले बताने वाले लोगों में से था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे हमेशा उन्होंने बात की है और उन्होंने मुस्लिम आइडेंटिटी को जो अपोज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उनने हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी उसकी मुखालफत की है। हमेशा मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रमोट किया सर सैयद अहमद खान, और अलीगढ़ उनकी वजह से बड़ा मशहूर है। एमसीक्यू 3 इस तरह आ सकता है, हु प्रपोज टू नेशन थ्योरी फर्स्ट, इकबाल, जिन्ना, सर सैयद, गांधी। तो डेफिनेटली सर सैयद अहमद खान ने। अल्लामा इकबाल हमारे पाकिस्तान के लोगों के स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान है, प्रेजेंटेड आइडिया ऑफ मुस्लिम स्टेट। और इलाहाबाद में इनकी जो एड्रेस है 1930 की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद एड्रेस का जो ईयर है वो 1930 है, ये आपने याद रखना है। कायद आज़म का जो रोल है वो कन्वर्टेड आइडियोलॉजी इनटू अ पॉलिटिकल मूवमेंट। इस्लामी मुसलमानों का जो नजरिया था जो ए के फजल हक ने प्रेजेंट किया, फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो उस आइडियोलॉजी को बेसिकली तो सर सैयद अहमद खान से शुरू हुई थी, बल्कि अगर हम बहुत पीछे जाएं तो 1857 की जंग से शुरू हुई थी। तो कायद आज़म का इसमें रोल ये है कि उन्होंने आइडियोलॉजी को पॉलिटिकल मूवमेंट दिया और मुस्लिम को एक लीडरशिप दिया ऑब्वियसली, और एक सेपरेट होमलैंड की कंट्री की डिमांड की। और डेफिनेटली जितना कायद आज़म का स्टेटस था कांग्रेस में या पूर्व इंडिया में, उनको जिस लेवल पे जाना जाता था, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है एक मूवमेंट को प्रैक्टिकली कुछ अचीव करके कुछ बना के देने में। हु ट्रांसफॉर्म द आइडियोलॉजी इनटू रियलिटी? बिल्कुल जिन्ना ने किया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 दिया गया था, उसमें हमने ना फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के बनाए, इस्लामिक प्रिंसिपल्स इंक्लूड किए, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। ठीक है, तो जैसे सॉवरेन कंट्रीज होते हैं वैसे ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसमें ये लिखा गया था कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। एमसीक्यू 6 में हम ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय जिन्ना, लियाकत, भुट्टो, अयूब। तो डेफिनेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो लियाकत अली खान ने दिया था। की फीचर्स ऑफ आइडियोलॉजी क्या है? इस्लामिक वैल्यूज, जस्टिस एंड इक्वालिटी, सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स। उसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो इस्लामिक वैल्यूज की बात की गई, जस्टिस इक्वालिटी की बात की है, मुस्लिम की अलग आइडेंटिटी की बात की है। आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इस्लाम,
डेमोक्रेसी डेफिनेटली इस्लाम के बेस्ड है। इंपॉर्टेंस डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं। इकबाल इज कॉल्ड फाउंडर, स्पिरिचुअल फादर, गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर। तो इकबाल को हम स्पिरिचुअल फादर ऑफ मुस्लिम्स इन पाकिस्तान कहते हैं। सर सैयद मूवमेंट वाज पॉलिटिकल, एजुकेशनल, मिलिट्री, इकोनॉमिक। उनका जो मूवमेंट था वो एजुकेशनल था, सर सैयद अहमद खान का। मेमोराइज करें कि पर्सनैलिटीज को, डेट्स पे फोकस करें। यही आपकी जो है ना सजेशन है, जैसे हमने बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉर ऑफ 1857 बात करते हैं, क्योंकि ये इतना कोर वजह थी जिसकी वजह से मुसलमानों की मूवमेंट शुरू हुई। बाद में सर सैयद अहमद खान आए। आइडियोलॉजी कोर ऑफ पाकिस्तान, मास्टर दिस, हाई स्कोर गारंटीड है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कंप्लीट लेक्चर है, इसको हम समझते हैं। ये जो है ना 1857 फाउंडेशन शुरू हुई है मुसलमानों के खिलाफ, और अक्सर ये रिपीटेड जो है फाउंडेशन जो है ना मुसलमानों की मूवमेंट शुरू हुई। मुसलमानों को एहसास हुआ कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना कंट्रोल करती थी, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, और डिक्लाइन था मुगल एम्पायर का 1857 की अगर बात की जाए। असल जो उसकी वजह थी वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस मिलिट्री वजूहत थी, जिसकी वजह से ये सब वजूद में आया था। जो जो एनेक्सेशन पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स की थी, एंड ऑफ मुगल रूल था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स इंट्रोड्यूस्ड बाय किसने किया? दिल्ली हाउस, कुर्जन, क्लाइव, हेस्टिंग्स किसने किया है? तो इसको लॉर्ड डलहौजी ने किया है। इकोनॉमिक कॉजेज जो 1857 के ऑनवर्ड बने हैं वो हैवी टैक्सेस थे, डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री थी, पॉवर्टी अमंग इंडियंस जो है ना 1857 की वजह बनी। रिलीजन भी जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर बना था, खास तौर पर फेयर ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, मुसलमानों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता था, और क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज भी काफी बढ़ गए थे। खास तौर पर मुसलमानों के ऊपर जो है ना मजालिम वगैरह बढ़ाने लग गए थे ये लोग। मिलिट्री काज ये था कि इंडियन सोल्जर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, उनको लो सैलरीज दी जाती थी। इमीडिएट कॉज ये था यूज्ड ऑफ ग्रीस, कॉटेजेस, काउज एंड पिग फैट इस्तेमाल होना चाहिए। रिलीजियस ऑफेंस टू हिंदूज और मुस्लिम करना शुरू कर दिया था। इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर 1857 की वजह जो है ना टैक्सेस, कार्ट्रेज, रिलीजन, इकोनॉमी। 1857 की अगर असली वजह थी, तो वो थी ग्रीस, कॉटरेजेस। स्टार्ट ऑफ वार 10 मई 1857 में हुई थी, और मीरठ अपराइजिंग इसकी कॉज बनी थी। वार स्टार्टेड इन दिल्ली, मीरठ, लाहौर, लखनऊ। तो ये मीरठ में शुरू हुई थी 1857 वाली स्प्रेड ऑफ वार। फिर उसके बाद ये दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक पहुंच गया था। लीडर्स ऑफ वार में जो लोग शामिल थे मेनली वो बहादुर शाह जफर थे, और रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब थे। इसके ऊपर एक सीजन भी बना था। खास तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से बहादुर शाह जफर और फिर ये रानी लक्ष्मीबाई ने इसमें रोल प्ले किया था। लीडर्स इन दिल्ली, जफर, नाना साहब, लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान। जो दिल्ली में मेनली लीडर थे वो बहादुर शाह जफर ही था। रोल्स ऑफ मुस्लिम्स, पार्टिसिपेशन इन वॉर, लॉस ऑफ पावर आफ्टर फेलियर। टाइम 1857 में बहुत बड़ा लॉस हुआ था मुस्लिम्स को। फेलियर ऑफ वार की जो वजह थी लैक ऑफ यूनिटी थी, पुअर लीडरशिप थी, मॉडर्न वेपन्स थे ब्रिटिश लोगों के पास, इन लोगों के पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे। इस वजह से 1857 में बुरी हार हो गई थी। मेजर रीजन ऑफ फेलियर वाज यूनिटी, लीडरशिप, वेपन्स, रिलीजन। तो हम कह सकते हैं ब्रिटिश हैड मॉडर्न वेपन्स, अगर अगर हम इसका सही आंसर दें तो। इफेक्ट ऑफ वॉर थे एंड ऑफ मुगल एम्पायर हुआ, ब्रिटिश क्राउन टुक कंट्रोल 1858 में, और जो बरतानवी राज थे उन्होंने जो है ना कंट्रोल ले लिया, और पॉलिसीज उन्होंने अपनी तब्दील की थी। वॉर एंडेड इन 1858, ऑब्वियसली एक साल में ही तक ही चल सकते थे। इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम्स, उसमें ये हुआ था कि बहुत मुसलमानों को दबाया गया, सवियर सप्रेशन कहते हैं कि बहुत ज्यादा दबाया जाना। लॉस ऑफ जॉब्स और पावर मुस्लिम्स का खत्म हुआ। ब्रिटिश पॉलिसी आफ्टर वार में उन्होंने ये कहा कि डिवाइड करो मुस्लिम्स और हिंदूज को, और फोकस करें कंट्रोलिंग मुस्लिम्स। पॉलिसी आफ्टर वार, यूनिटी, डिवाइड, रूल, पीस, ट्रेड। इसका एमसीक्यू आ सकता है। 1857 की वार के बाद जो था वो डिवाइड एंड रूल हुआ था। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये था कि इससे इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बिगिनिंग हुई थी, और अवेयरनेस मुसलमानों में होना शुरू हुई थी। एग्जाम स्ट्रेटजी, कॉज एंड इफेक्ट्स देख लें, डेट्स को याद रख लीजिएगा। और 1858 में जंग खत्म हो गई थी, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सर सैयद अहमद खान को देख लेते हैं। 1857 को बहरहाल आप एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर याद कीजिएगा। लेक्चर 4 है हमारा सर सैयद अहमद खान के ऊपर, अलीगढ़ मूवमेंट। और
हम अगर इस लेक्चर को देखें तो सर सैयद अहमद खान 1857 से लेकर 1898 तक जिंदा रहे। अब पैदा हुए 17 अक्टूबर 1817 में और उनकी जो वफात है वो 23 मार्च 1898 है। ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट के तौर पर उनको याद रखा जाता है। अगर उनकी अर्ली लाइफ की जाए तो वो दिल्ली में पैदा हुए, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम किया, मुस्लिम डिक्लाइन देखा 1857 के बाद। सर सैयद अहमद खान जो पैदा हुए थे वो 1817 में पैदा हुए थे। वार का जो इम्पैक्ट है वो मुस्लिम ऑब्वियसली मुस्लिम्स का पावर खत्म हो गया था, इकोनॉमिक डिक्लाइन आ गया था, एजुकेशनल बैकवर्डनेस आ गई थी। तो सैयद अहमद खान का रिस्पांस था प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन, इनकरेज लॉयल्टी टू ब्रिटिश और वर्क फॉर मुस्लिम अपलिफ्ट। सर सैयद अहमद खान जो है ना एम्फसाइज्ड वार, एजुकेशन, ट्रेड, पॉलिटिक्स, उन्होंने हमेशा एजुकेशन पे फोकस किया। अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की थी, अलीगढ़ स्टार्टेड फॉर मुस्लिम एजुकेशन, मॉडर्न साइंटिफिक लर्निंग पे फोकस हुआ, ब्रिज बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश हुआ। साइंटिफिक सोसाइटी ने फाउंड की 1864 में, ये डेट आपको याद रखने की जरूरत है। एस्टैब्लिश्ड इन गाजीपुर, ट्रांसलेटेड इंग्लिश बुक्स इनटू उर्दू, इंग्लिश की जो किताबें थी उनको उर्दू में ट्रांसलेट किया ताकि मुसलमानों को मॉडर्न लैंग्वेज मिले। promoted modern knowledge in Pakistan. साइंटिफिक सोसाइटी जो बनी थी वो 1800 जो है ना 64 में बनी थी। अलीगढ़ कॉलेज उन्होंने 1875 में बनाया था। सर सैयद अहमद खान ने आज भी ये कायम है। फाउंडेड एट अलीगढ़, लेटर बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में, सेंटर ऑफ मुस्लिम्स एजुकेशन थी अलीगढ़। अलीगढ़ कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन 18 अभी हमने देखा था 1875 में। अलीगढ़ मूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, मुस्लिम्स के जो रिलेशंस हैं ब्रिटिश के साथ अच्छी किया जाए, मिसकंसेप्शंस को खत्म किया जाए। और अलीगढ़ मूवमेंट एम्ड एट मिलिट्री ट्रेनिंग, एजुकेशन, ट्रेड, पॉलिटिक्स, बिल्कुल उसका पर्पस एजुकेशन ही था। टू नेशन थ्योरी अगर अर्ली आइडिया देखा जाए, सर सैयद अहमद खान ने ना एम्फसाइज किया एक अलग आइडेंटिटी मुसलमानों की। हिंदूज और मुस्लिम उन्होंने कहा अलग कौम है। सर सैयद एसोसिएटेड थे दो नेशन थ्योरी के साथ, वो कभी भी वन नेशन थ्योरी के बंदे नहीं थे। एजुकेशनल रिफॉर्म्स उन्होंने किए, मॉडर्न करिकुलम बनाया, इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोशन, साइंटिफिक थिंकिंग की है। पॉलिटिकल व्यूज उनके ये थे कि वो पहले तो वो पॉलिटिक्स से अवॉइड करते थे, एजुकेशन पे उनका ज्यादा फोकस था। सर सैयद अहमद खान एडवाइज मुस्लिम्स टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, अवॉइड पॉलिटिक्स, फाइट ब्रिटिश, माइग्रेट। उन्होंने हमेशा ये कहा कि अवॉइड पॉलिटिक्स, एजुकेशन पे ही फोकस करें, क्योंकि वो फाउंडेशन बनाना चाहते थे कि जब ये अच्छे लोग होंगे तो डेफिनेटली एक तैयार सिपाही जंग में जाता है तो वो अच्छे से जा सकता है। अगर एक बगैर तैयार के बगैर गन के सिपाही खुद को मरवा के ही आ जाएगा। तो अब पोजीशन उनको जो फेस हुई थी, रिलीजियस लीडर्स ने उन पे वो जो है ना इतराज किया था और उनको वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से रेजिस्टेंस मिली कि ये क्या गोरों की तालीम तुम पढ़ा रहे हो, अंग्रेजी जुबान से पढ़ा रहे हो। सक्सेस ऑफ मूवमेंट राइज इन मुस्लिम लिटरेसी में, लीडरशिप जनरेशन में जो है ना उनके मूवमेंट ने बड़ा हेल्प किया। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिला, अल्लामा इकबाल, आप कायद आज़म की राइटिंग्स पढ़ें। मेरे पास अभी वक्त नहीं है, नहीं तो मैं जो है ना ये हम एमसीक्यूज इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ज्यादातर हम किसी भी पर्सनैलिटी में नहीं जा सकते, ज्यादा गए तो नुकसान ये हो जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ आप इस सारी वीडियोस को देखें और आपका जो है ना तैयारी हो जाए, आपकी एमसीक्यूज की तैयारी हो जाए, आपकी जो है ना एफआईए की, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी हो जाए। अदरवाइज जो है ना मैं किसी दिन अगर मौका आजम मोहम्मद अली जिन्ना या सर सैयद अहमद खान कितने ग्रेट बंदे थे उनके डिटेल में चला गया तो बहुत वक्त लगेगा और फिर निकलने में मुझे ये जो कोर्स हमको 2-3 घंटे का करना पड़ेगा। तो अलीगढ़ मूवमेंट जो है ना लेड टू प्रोग्रेस, हमेशा अलीगढ़ मूवमेंट को अच्छे तौर पे याद रखा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट क्रिएटेड एजुकेटेड क्लास और सबसे बढ़कर डेवलप पॉलिटिकल अवेयरनेस इन पाकिस्तान इन मुस्लिम्स। एग्जाम में आपने डेट्स याद रखने हैं। 1857 जहाँ पे सैयद अहमद खान पैदा हुए, 1864 जहाँ उन्होंने मूवमेंट की बुनियाद रखी, 1875 जहाँ उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज को बनाया। तो उनकी कंट्रीब्यूशंस को जरा याद रखें। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1875 में बनी थी, ये आप सॉरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी। अलीगढ़ कॉलेज 1875 में बनी थी, जिसको बाद में प्रमोट करके 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया गया था। तो आप भी इस ट्रैप में मत फंसिएगा, क्योंकि मैंने उसको फुल सेंटेंस पढ़ा नहीं, मैं जहन में अलीगढ़ कॉलेज चल रहा था, वहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था। तो इसमें आपने पेपर में एक्टिव होके रहना है। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह एक ही लम्हे में अगर आपको पता चल जाए ओहो ये तो ट्रैप है, आपने ठीक कर लेना उसको। तो इस तरह हो जाता है, कभी-कभी बंदे को लग सकता है। तो रिवाइज करना है, ये हमारा मैसेज है कि सर सैयद का फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम अवेकनिंग में हाई रोल है। लेक्चर 5 में हम अर्ली मुस्लिम पॉलिटिक्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैकग्राउंड है इसका अर्ली मुस्लिम 1885 से 1905 है। आप अगर देखें ना तो हम 1857 से चले एक-एक साल को पढ़ते जा रहे हैं। आपने तैयारी भी अपनी ऐसे करनी है, आपने हिस्ट्री की कहानियाँ अच्छे से याद रखनी है।
अच्छा, 1885 में जो है ना फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी 1885 में। मुस्लिम कंसर्न जो है ना रिप्रेजेंटेशन के वाले थे और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी मुसलमानों में बढ़ रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना 1885 में बनी। इसको ज्यादातर हिंदूज ही चलाते थे। मुस्लिम्स जो है ना मार्जिनलाइज्ड होते थे, उनका बड़ा ही कम रोल होता था। मार्जिनलाइज ऐसे बंदे को कहते हैं जिसका कम रोल हो, जिसको कॉर्नर किया गया हो। कांग्रेस जो है ना, अब ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस 1885 में बनी थी, ये आपने याद रखना। मुस्लिम कंसर्न ये थे कि हिंदूज की डोमिनेशन है जी, हमारी पॉलिटिकल, हमारी सियासी तौर पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमें एक सेपरेट प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो उसी में जो है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। लॉर्ड कर्जन ने ये किया और डिवाइडेड बंगाल इनटू ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट बंगाल हैज द मुस्लिम मेजॉरिटी। तो यहाँ पे आ सकते हैं पार्टीशन ऑफ द बंगाल जो है ना कब हुई थी, 1905 में हुई थी। आपने अच्छे से याद रखना है। पार्टीशन की रीजन जो गोरे ने दी थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी थी, पॉलिटिकल मोटिव्स थे कि दोनों को अलग करके मैनेज किया जा सके, और जो कांग्रेस है उसको कमजोर करना भी उनका मकसद था। मुसलमानों को लेकिन बहुत फायदे हुए। वो ये हुआ कि मुसलमान जिस साइड पे, ईस्ट वाली साइड पे ज्यादा थे ईस्ट बंगाल में, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज उनको मिली, पॉलिटिकल उनकी बड़ी अच्छी पहचान हुई, एजुकेशनल ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी हुई। पार्टीशन से जो बेनिफिट हुआ मेनली जो है ना वो मुस्लिम्स हुए थे, और उसमें जो है ना क्योंकि अगर इकट्ठे थे तो हिंदूज की डोमिनेशन। हिंदू रिएक्शन ये था कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाई है, बाइकाट किया बरतानवी चीजों का, बरतानवी प्रोडक्ट्स का। मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन, खिलाफत, स्वदेशी, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया। तो डेफिनेटली अभी हमने कहा कि स्वदेशी मूवमेंट ने शुरू की। अच्छा, एनमेंट ऑफ पार्टीशन 1911 में हुआ है। पार्टीशन रिवर्स्ड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश ने क्या किया, उस पार्टीशन को 1911 में रिवर्स किया हिंदूज की प्रेशर की वजह से, और मुस्लिम्स डिसअपॉइंट हो गए। पार्टीशन जो है ना अनल्ड हो गई थी, यानी वो दोबारा से रिवर्स की गई थी। तो उस डेट को आपने याद रखना है, 1911 में, खासतौर पर बंगाल की। मुस्लिम्स पे ये इम्पैक्ट हुआ, मुसलमानों को पता चला कि यार ये शोर करने से पॉलिटिकली हमें भी जागना पड़ेगा, हमारे नहीं तो इस तरह होगा कि जहां हमें फायदा हुआ था वो फायदा हिंदू के प्रोटेस्ट की वजह से वापस लिया गया। तो उन्होंने सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड की और मुसलमानों के अकट की बात की, यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स की बात की। इसी में जो है ना शिमला डेपुटेशन हो जाता है 1906 में, जिसको आगा खान ने लीड किया। सेपरेट जो है ना इलेक्टोरेट की डिमांड की, जैसे इलेक्शन में होता है इलेक्टोरेट्स, वैसे ही उन्होंने अलहदा जगहों की डिमांड की, और वायसराय से उन्होंने एक मीटिंग भी की। जो शिमला डेपुटेशन था वो कब प्रेजेंट हुआ था, 1906 में। इंपॉर्टेंस ऑफ सिमिलर डिपुटेशन ये हुई थी कि मुस्लिम्स को एक अलग आइडेंटिटी के तौर पर जाना जाए। मुस्लिम लीग की जो फॉर्मेशन इसकी वजह बनी। सो एग्जाम में ये आ सकता है, फोकस ऑन डेट्स 1885 आपने याद रखना है, 1905, 1911 और 1906 कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ में सबको याद रखना है। द पार्टीशन अनाउंस्ड इन 1905, बट इसको तब्दील किया गया 1911 में। ये नंबर्स आपने ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है, और रिवाइज कीजिएगा इसको। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो है मुस्लिम लीग फॉर्मेशन और लखनऊ पैक्ट के बारे में। ये टॉपिक बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इसके एमसीक्यूज हमेशा आते हैं एग्जाम्स में। सो फॉर जो मुस्लिम लीग बनी वो 30 दिसंबर 1906 में बनी है ढाका में, और इसके जो फाउंडर थे वो नवाब सलीमुल्लाह खान थे। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है कि मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे वो नवाब सलीमुल्लाह खान थे, और 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग बनी है। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। ये एमसीक्यूज में आएगा, याद रखना है। मुस्लिम लीग फॉर्म्ड एट ढाका, नॉट इन लाहौर, ढाका। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग ये थे कि लॉयल्टी टू द ब्रिटिश को प्रमोट किया जाए, मुस्लिम राइट्स को, पॉलिटिकल अवेयरनेस मुसलमानों में बढ़ाया जाए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम वार, ट्रेड, प्रोटेक्ट मुस्लिम राइट्स इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग के जो शुरू के मकसद थे मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने के थे। अर्ली लीडरशिप इसमें आगा खान थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नवाब सलीमुल्लाह थे, वकारउल मलिक थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज आगा खान। रोल ऑफ कायद आजम क्या था इनिशियली? उस वक्त कायद आजम मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं थे, वो कांग्रेस के मेंबर थे, जिसका हमने बताया था कि वो 1885 में बनी थी। बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में ब्रिज के तौर पर एक्ट करते रहे। मुस्लिम हिंदूज को भी कहीं ना कहीं वो अच्छे से समझते थे। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हुई थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेज जनरेट हो गया था। सेपरेट जो है ना इलेक्टोरेट एक्सेप्ट हो गए थे 1916 में। लखनऊ पैक्ट ईयर वाज 1916। ये आता है अक्सर क्वेश्चन में, याद रखना है
की फीचर्स ऑफ लखनऊ पैक्ट ये थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, इंक्रीज मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। तो ये थोड़ा सा मुस्लिम के लिए बड़ा अच्छा, मुस्लिम लखनऊ पैक्ट जो था ना, उसने एक्सेप्ट कर लिया कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट। ये इनिशिएशन थी कि टू नेशन थ्योरी को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट ये है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का पीक था ये, रिकॉग्निशन ऑफ मुस्लिम एज अ एंटिटी जो है ना किया गया था। तो लखनऊ पैक्ट वाज बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हिंदूज एंड सिक्स ब्रिटिश एंड कांग्रेस। तो डेफिनेटली कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में था क्योंकि दो पार्टीज उस वक्त तक बन गई थी। ये जो यूनिटी है ये डिक्लाइन हो गई थी 1916 के बाद पॉलिटिकल राइट्स की वजह से। एग्जाम स्ट्रेटजी जो डेट्स आपने याद रखनी है, 1906 जब मुस्लिम लीग बनी हुई थी और 1916 का आपने उन्हें याद रखना है जहां पे ये पैक्ट हुआ था और फिर ये अलग होना शुरू हो गया था। रिवीजन आपने करनी है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा खिलाफत मूवमेंट पे और हिंदू मुस्लिम रिलेशंस पे है। देखिए इसी दौरान ऑब्वियसली बाकी सारी दुनिया में मूवमेंट हो रही थी, तो बाकी सारी दुनिया के मूवमेंट से भी मुसलमानों को फ़र्क पड़ता है कि अगर देखिए इस तरह फ़लस्तीन में कुछ हो रहा है या दुनिया में कहीं पे कुछ हो रहा है, तो मुसलमान पाकिस्तान के भी वालों को तकलीफ़ होती है। तो मुस्लिम लीग जो है ना वो बैक बोन मूवमेंट बनी थी, ये हमने समझना है। हम खिलाफत को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। वर्ल्ड वॉर जो हुई थी 1 वो 1914 से 1918 में हुई थी। इसी दौरान जो है ना ओट जो सल्तनत उस्मानिया थी, इसको ओटमन एम्पायर कहते हैं, ये कोलैप्स हो गया था। तो मुस्लिम्स जो है ना अपने खलीफा को बचाना चाहते थे। इसी दौरान जो इंडिया पाकिस्तान के मुस्लिम्स थे। खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 1857-95। डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई थी उसकी बात हम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि खिलाफत मूवमेंट के जो मुसलमानों में शुरू हुई थी वो ये था कि ओटमन खिलाफत को हमने बचाना है, इस्लामिक यूनिटी लानी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना है। उसमें जो की लीडर थे वो मौलाना मोहम्मद अली थे, मौलाना शौकत अली थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अली ब्रदर्स वर पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, मिलिट्री लीडर, ट्रेडर्स। डेफिनेटली ये लोग पॉलिटिकल लीडर्स थे। गांधी ने जो है ना खिलाफत मूवमेंट का हक दिया था, साथ दिया था, गांधी ने उसको सपोर्ट किया था। गांधी ने जो है ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऐलान किया था, टेम्परेरी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी। गांधी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। ये ट्रू है फॉल्स है? ये बिल्कुल ट्रू है, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये थी कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को जो है ना बैन किया जाए, गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन की जाए और यूनिटी को प्रमोट किया जाए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन ईयर 1920। यूनिटी मुसलमानों की पीक तक पहुंची, ज्वाइंट पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात हो रही थी। यूनिटी पीक रीजन जो है ना वो कह सकते हैं वो ऐसा था जो खिलाफत के दिनों का था, खिलाफत मूवमेंट में हुआ था क्योंकि गांधी ने मुसलमानों का साथ दिया था। खिलाफत मूवमेंट की डिक्लाइन तब हुई थी जब एवोल्यूशन ऑफ खिलाफत हुई थी 1924 में, फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी और इख्तिलाफात बढ़ना शुरू हो गए थे। खिलाफत जो है ना एंड हुई थी वो 1924 में, जो मूवमेंट थी खिलाफत वाली, और ऑब्वियसली से यूनिटी भी एंड हो गई थी। हिंदू मुस्लिम रिलेशन जो है ना इनिशियली कोऑपरेटिव थे, बाद में कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। जब जो मुसलमान जब जब साथ हुए तो उनको ना अलग होने का एहसास हुआ कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल गोल रखते हैं, डिफरेंट चीजें हमारी। काज ऑफ कन्फ्लिक्ट मोस्टली जो मुस्लिम्स और हिंदूज के होते थे वो रिलीजियस डिफरेंसेस भी होते थे, वो पॉलिटिकल कंपटीशन भी होता था, ऑब्वियसली इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी मैच नहीं करते थे। मेन cause of the conflict unity religion trade language, religion ही मेन cause of conflict हमेशा रहा है। ये आपने हमेशा देखिए। अब इस वीडियो के बाद ना जैसे हम शुरू हो रहे हैं, जैसे हम इसको करते जा रहे हैं, आपके भी नजरियात बनते जा रहे हैं, आप भी इसी तरीके से सवालों के जवाब देते रहेंगे। खिलाफत मूवमेंट की अगर बात करें तो पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग मुस्लिम्स, एक्सपीरियंस ऑफ मास मूवमेंट, ये बड़ा जो है ना इंपॉर्टेंट था। खिलाफत मूवमेंट क्रिएटेड अवेयरनेस ऑब्वियसली मुसलमानों में क्रिएट हो गई। एग्जाम में आपने चीजों को याद रखना है, खिलाफत की डेट्स को, ट्रैक्स को समझना है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो हमारा है नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 पॉइंट्स के बारे में। ये ऑब्वियसली पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम देखें तो सेमियन कमीशन बना था 1927 में, नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन उसमें था, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की इसकी इंडियंस ने। और सिमन्स कमीशन केम इन 1927, ये डेट आपने याद रखना है। नेहरू ने रिपोर्ट दी थी 1928 में, जिसको प्रिपेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू। ठीक है, प्रपोज्ड उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की है जिसने मुसलमानों की डिमांड को नेहरू ने इग्नोर किया है। नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू। तो की फीचर्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट ये थे कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो,
एक यूनिटरी सिस्टम होना चाहिए और हिंदू डोमिनेंस वो मेन चाहता था। तो नेहरू रिपोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया किस चीज को, सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम्स का रिएक्शन ये था कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मुस्लिम्स ने उसकी करनी थी, रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करना था और डिमांड को सेफ गार्ड करने की मुसलमानों ने बात की। जिन्ना का रिस्पॉन्स, जिन्ना ने क्या किया, 14 पॉइंट्स दिए 1929 में, मुस्लिम्स की राइट्स की बात की है, नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट उन्होंने रिपोर्ट दिया। जिन्ना ने जो 14 पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए वो 1929 में दिए थे। जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे उनका की आइडिया क्या था कि सेफ गार्ड फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स का ख्याल किया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। तो 14 पॉइंट्स डिमांड्स वाज राइट्स फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। सेपरेट पॉइंट्स समरी आप अगर देखें, सेपरेट इलेक्टोरेट थे, 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कहा सेंटर में दी जाए, रिलीजियस फ्रीडम मुसलमानों को दी जाए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन डिमांडेड 1/3 बाय द जिन्ना। इंपॉर्टेंस ऑफ 14 पॉइंट्स की अगर बात करें, फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड की फाउंडेशन बनी और डेफिनेटली इसने मुस्लिम यूनिटी बढ़ाई है। पॉइंट स्ट्रेंथेंड, 14 पॉइंट स्ट्रेंथेंड मुस्लिम आइडेंटिटी, यूनिटी, ट्रेड, वार, मुस्लिम आइडेंटिटी को इसने काफी प्रमोट किया था अल्लामा इकबाल के 14 पॉइंट्स में। कंपैरिजन बहुत जरूरी है, नेहरू रिपोर्ट इग्नोर्ड मुस्लिम लीड और जो 14 नुकात थे क़ायद-ए-आज़म के उन्होंने मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया था। तो नेहरू रिपोर्ट सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, ज्वाइंट इलेक्टोरेट, वार ट्रेड। नेहरू ने हमेशा ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की कि भाई एक जगह पे काम किया, उसके बदले में कैद आजम ने जो है ना, और कैद आजम मैं इस वजह से जानबूझ के नहीं कर रहा, मोहम्मद अली कह रहा हूँ, क्योंकि तब तक वो जिनाह के तौर पर जाने जाते हैं, या तो मोहम्मद अली जिनाह के तौर पर जाने जाते हैं बिफोर पाकिस्तान। एग्जाम स्ट्रेटजी जो आपने डेट्स याद रखने हैं, 1927, 1928, 1929 के डिफरेंसेस को आपने समझना है। हमने अभी इन सब चीजों को डिस्कस किया। अब जो हमारा अगला लेक्चर है वो अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद का एड्रेस है, जिसको हमने समझना है। एफआईए और पीपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। अल्लामा इकबाल जो पैदा हुए वो 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को वो फौत हो गए। पोएट थे, फिलोसोफर थे, थिंकर थे। इकबाल वाज बोर्न इन सियालकोट, हमेशा क्वेश्चन में आ सकता है। स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान थे, मुस्लिम स्टेट की बात की, इंस्पायर्ड मुस्लिम लीडर्स। इकबाल को स्पिरिचुअल फादर भी कहा जाता है। इलाहाबाद का एड्रेस था जो अल्लामा इकबाल ने 1930 में दिया था, डिलीवर्ड एट ऑल इंडियन मुस्लिम लीग सेशन, लोकेशन इलाहाबाद, प्रपोज सेपरेट मुस्लिम स्टेट। इलाहाबाद एड्रेस ईयर कौन सा हुआ था, डेफिनेटली 1930s को आपने याद रखना। की आइडियाज जो हमने दिए थे मुस्लिम होमलैंड की, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अल्लामा इकबाल ने बात की थी, पोलिटिकल ऑटोनॉमी ऑफ द मुस्लिम्स की बात की थी कि वो अपने फैसले खुद करें। इलाहाबाद एड्रेस प्रोमोटेड द सेपरेट मुस्लिम स्टेट की उसकी बात की थी। इंपॉर्टेंस एड्रेस की है कि फर्स्ट क्लियर आइडिया ऑफ पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने दिया था इलाहाबाद एड्रेस में, गाइडेड मुस्लिम पॉलिटिक्स, एड्रेसिंग सिग्निफिकेंस व्हाट पाकिस्तान आइडिया था इसका, ठीक है। Concept of Ummah, उन्होंने दिया unity of Muslim worldwide, Islamic identity emphasized, Ummah refers to what? A nation, Muslim nation, Muslim brotherhood. Difference from Jinnah, इकबाल एक आइडिया था, जिन्ना ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट किया, यही अल्लामा इकबाल और जिन्ना में डिफरेंस है। इकबाल फोकस्ड ऑन व्हाट? फिलॉसफी, खासतौर पर फलसफे पे इकबाल ने बहुत काम किया। इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट ये हुआ कि इंस्पायर्ड लीडरशिप आ गई, स्ट्रेंथन हो गई मुस्लिम आइडेंटिटी। इकबाल इन्फ्लुएंस्ड हु, इकबाल ने हमेशा जिन्ना को इन्फ्लुएंस किया है कि पाकिस्तानियों के लिए कुछ करें, मुसलमानों के लिए कुछ करें, तब तो पाकिस्तान नहीं बना था। तो डेट्स आपने 1877 उनकी पैदाइश की है, 1930 की उन्होंने जो है ना इलाहाबाद एड्रेस दिया, 1938 में अल्लामा इकबाल वफात पा गए, तो इनकी ये डेट्स तक प्राप्त की जरूरी है। इकबाल डाइड इन 1938 और रिवीजन करें इनकी नेक्स्ट लेक्चर में। हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान मूवमेंट को जो 1930 से 1940 में हुई है। हमारी जो लेक्चर है ये टोटल 18 लेक्चर है और हर दफा हमने 10-10 साल को कवर किया। आप रात को सोते हुए इसको लगाएं, देखें, आपको बड़ा फायदा होगा। और अगर आपका अच्छा पाकिस्तान स्टडी प्रिपेयर है तो आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होंगी। अच्छा, आफ्टर एक इलाहाबाद एड्रेस 1930s में पोस्ट इकबाल एरा शुरू होता है, मुस्लिम पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ जाती है, नीड फॉर क्लियर डायरेक्शन बढ़ जाती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1930 से 1932 में। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन इंडिया, लंदन, लाहौर। तो रिस्पॉन्स इसका ये है कि राउंड टेबल वाज डेफिनेटली इन लंदन। गवर्नमेंट
1937 में इलेक्शन हो जाते हैं और कांग्रेस जो है ना मेजॉरिटी विन कर जाती है, कांग्रेस अपनी हुकूमत बनाती है। तो ये 1930s में जो इलेक्शंस हुए थे वो 1937 में हुए थे। इसका एमसीक्यू आ सकता है आपके पास। कांग्रेस का जो रूल था वो 1937 से 1939 तक था। मुस्लिम्स के खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतसबाना रवैया रखा, हिंदू कल्चर को प्रमोट किया और ये जो है ना कहीं न कहीं उर्दू लैंग्वेज को भी उन्होंने बैन कर दिया। सो कांग्रेस रूल पीरियड जो है ना 1937 से 39 है। इसका एमसीक्यूज़ आपके पास आ सकता है। मुस्लिम रिएक्शन ये था कि वो हिंदुओं से डरने लगे थे कि हिंदू गालिब हो गए हम पे ऊपर, और फिर मुस्लिम लीग को स्ट्रेंथ किया और डिमांड किया एक सेपरेट स्टेट का मुसलमानों ने। A Muslim reaction led to unity, fair trade, peace. Definitely fair था 1937 से 39 में फेयर ऑफ डोमिनेशन था मुस्लिम्स में। क़ायद आज़म की लीडरशिप शुरू हुई जी, रीऑर्गेनाइज किया क़ायद आज़म ने मुस्लिम लीग को, यूनाइटेड मुस्लिम पॉलिटिकली उनको इकट्ठा किया और डिमांड कर दिया एक सेपरेट होमलैंड का। लीडर ऑफ मुस्लिम्स यहाँ पे अब जिना हो गए थे। लाहौर रेजोल्यूशन हुई 1940 में 1940 में इसको करारदाद जो है ना लाहौर भी कहा जाता है। डेट इसकी जो है ना 23 मार्च 1940 थी। लाहौर में मिंटो पार्क में हुई है। इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। लाहौर रेजोल्यूशन पास जो है ना 1940 में पास हुआ था। प्रेजेंटर इसका जो है ना ए.के. फजलुल हक साहब थे। तो इसकी एमसीक्यू आ सकता है कि लाहौर रेजोल्यूशन का प्रेजेंटर कौन था? जिन्ना इकबाल फजल, तो डेफिनेटली हमने फजल हक को ही क्लिक करना है। ऐसे ही करके की फीचर्स ऑफ रेजोल्यूशन जो है ना वो सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स था, ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी था। कि ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि हम खुद मुख्तार हों, सॉवरेनिटी का मतलब आज़ाद हूँ अपने फैसले करने में, और मुस्लिम राइट्स का प्रोटेक्शन था। रेजोल्यूशन डिमांडेड जो है ना सेपरेट स्टेट की 1940 में जो है ना हमने सेपरेट स्टेट की डिमांड की। रेजोल्यूशन का इंपॉर्टेंस ये था कि मुसलमानों के लिए ना 1940 में टर्निंग पॉइंट था। क्लियर डिमांड ऑफ पाकिस्तान मुसलमानों ने किया, यूनिफाइड मुस्लिम वॉइस जो है ना सामने आ गए थे। तो इसका एमसीक्यू आ सकता है रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंस वाज पाकिस्तान डिमांड। आपने एग्जाम स्ट्रेटजी के लिए इन डेट्स को याद रखना है, रिविजन्स करने हैं। नेक्स्ट हमने पाकिस्तान मूवमेंट को देखना है जो 1940 से 47 में बनी है। खास तौर पर पीपीएससी में या एफआईएमएस के क्वेश्चन आते हैं। पास जो जो लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था उसके बाद मुसलमानों का डिमांड क्लियर था कि हमें मुल्क चाहिए, हमें मुस्लिम लीग को स्ट्रेंथन करना है, और ब्रिटिश ने इस इशू को सीरियसली लिया। यही वजह है कि क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। इसको ब्रिटिशर्स ने भेजा था। उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का कहा था, जिसको रिजेक्ट किया लीग और कांग्रेस दोनों ने। तो क्रिप्स मिशन जो है ना 1942 में हुआ था, इसको हमने याद रखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुई थी, कांग्रेस ने शुरू की थी, गांधी ने शुरू की थी। उन्होंने डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस की। मुस्लिम लीग नून ने उसको पहले सपोर्ट नहीं किया था। और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई थी कांग्रेस की तरफ से। ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपके पास। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी। इसको लॉर्ड वेवल ने किया था। ये भी फेल हो गया था डिसएग्रीमेंट की वजह से और प्रेजेंटेशन के इश्यूज थे। ये शिमला कॉन्फ्रेंस का एमएमयू आपके पास एमसीक्यू आ सकता है आपके पास, जिसमें आपने ये कहना है कि शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी। ऐसे इलेक्शंस हुए थे 1945 से 46 में, जिसमें मुस्लिम लीग मेजॉरिटी से जीत गई थी। मुस्लिम सपोर्ट फॉर पाकिस्तान के लिए वाजे हो गई थी। लीग की विक्ट्री से एक साबित हो गई कि सपोर्ट फॉर पाकिस्तान ये एमसीक्यूज में आपके पास आ सकता है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में बना था, जिसने प्रपोज किया यूनाइटेड इंडिया, और मुसलमानों ने इसको फुल जो है ना रिजेक्ट कर दिया, और इसका जो है ना कहा कि ये कोई भी रेजोल्यूशन देने से नाकाम रही। तो कैबिनेट मिशन का जो ईयर था वो 1946 था। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में भी हुआ था, कॉल्ड बाय मुस्लिम लीग ने किया था डिमांड फॉर पाकिस्तान की। और ये कम्युनल राइट्स में, यानी ये फिरका वरीयत या कह सकते हैं कम्युनिटी की आपस में जो है ना झगड़ाबाजियां से शुरू हो गई थी। डायरेक्ट एक्शन डे जो है ना ये हो गया था 16 अगस्त 1944 में। माउंटबेटन प्लान आया था 1947 में, जिसने कहा था कि जी लास्ट ब्रिटिश प्लान था ये, जिसमें उन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट किया और क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया की बात की थी। माउंटबेटन प्लान वाज 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आ गया, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया और इंडिया और पाकिस्तान को अलग स्टेटस दिया, और ये 1947 से इफेक्टिव हो गया। ये एमसीक्यूज में अक्सर आपके पास आ सकता है। इसके लिए रेड क्लिफ अवार्ड 1947 भी दिया गया था। बाउंड्री डिमार्केशन हुई थी, पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया गया था। 17 अगस्त 1947 में इसको किया गया था। रेड क्लिफ अवार्ड जो ना 17 अगस्त 1947 में हुआ था। पाकिस्तान के जो अर्ली प्रॉब्लम्स हुए थे वो रेफ्यूजीज के हुए थे, जो हमारे पास पनाहगुज़ीन थे, जो इंडिया से माइग्रेट करके आ गए। इकोनॉमिक इश्यूज आ गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ गए थे। एग्जाम स्ट्रेटजीज में आपने ये 1942 से लेकर 47 के इवेंट्स को याद रखना है कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, 1945 में
शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1946 में, कैबिनेट मिशन और डायरेक्ट एक्शन हुआ था 1947 में, इंडिपेंडेंस हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे वाज 1946। इसी तरीके से रिवीजन आपने इन चीज़ों की करनी है जैसे हम स्ट्रैटेजी को ऑप्ट कर रहे हैं। अगला हमारे पास जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम पाकिस्तान जब बना था तो उसको क्या-क्या इश्यूज़ आए थे, इस लेक्चर को देखना है। वो इश्यूज़ जो पाकिस्तान को आए थे पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे। रेफ्यूजी प्रॉब्लम था, लाखों मुसलमान इंडिया से आए थे, उनके लिए घर नहीं था, रहने की जगह नहीं थी, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ भी थे। रेफ्यूजी क्राइसिस अकर्ड इसलिए हुए थे माइग्रेशन की वजह से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मसला था, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस नहीं था, एग्रीकल्चर पे बड़ा डिपेंडेंस था। पाकिस्तान इकोनॉमी वाज वीक जब पाकिस्तान नया बना था। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थे, स्टाफ का इशू था, ट्रेंड स्टाफ का। कश्मीर इशू पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि स्टार्ट ही 1947 से हुआ था। कनाल वाटर डिस्प्यूट भी हो गया था इंडिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनने के फौरन बाद एग्रीकल्चर क्राइसिस हुए थे, लेकिन बाद में हमने जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी किया जिसकी वजह से चीजें सही हो गई थी। वाटर डिस्प्यूट वाज विद द इंडिया। कैपिटल पाकिस्तान का टेम्परेरी तो कराची को रखा गया था, इस्लामाबाद को बाद में बिल्ड किया गया। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज कराची और बाद में इस डिफेंस प्रॉब्लम हमारे पास थे, वीक आर्मी की वजह थी, पाकिस्तान आर्मी वाज वीक, कम्युनिकेशन के इश्यूज थे, पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। अच्छा, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान अलग थे, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अरसा प्रॉब्लम रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वाज ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी थे, पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन में मिला 1956 में मिला था, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह ये हुई थी कि कायद-ए-आज़म ने ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रोल प्ले किया था, गाइड किया नेशन को। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ गई थी कि हमारे यहाँ ना डिबेट होना शुरू हो गई कि हम कैसे मुल्क हैं। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारा जो है ना वो ऑब्वियसली जिन्ना ही था, कायद-ए-आज़म। एग्ज़ाम के लिए आपने इस तरीके से सीक्वेंस से प्रिपेयर करना है। पहला आइन 1956 में दिया गया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुई इसको हम डिटेल से देखते हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूशंस पाकिस्तान की बनी हैं। 1956 जो कि पार्लियामेंट्री था, फिर 1962 वाला अयूब खान ने दिया, 1973 पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको दिया था भुट्टो ने। नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, डिफाइन पावर्स, इस्लामिक वर्सेस सेकुलर डिबेट होना शुरू हो गई थी। इस वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाई थी 1956 में, जिसने प्रमोट किया था 30 मार्च 1956 में। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना, पार्लियामेंट्री सिस्टम बना। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कब बना था, 23 मार्च 1956 में। की फीचर्स इसके क्या थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम था और जो है ना लेजिस्लेशन की बुनियाद रखी गई थी, 2 हाउसेस की और इस्लामिक प्रोविजंस दिए गए थे। 1956 सिस्टम वाज पार्लियामेंट्री, एमसीक्यूज में आ सकता है। इसी तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थी 1956 वाली, ये खत्म हो गई थी। सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लगा के इसको खत्म कर दिया था 1858 में। ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एंडेड इन 1958। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में बना था, अयूब खान ने उसको बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को उसने डेमोक्रेसी के सिस्टम को लॉन्च किया था। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, जिन्ना अयूब खान भुट्टो या तो डेफिनेटली 1962 में ये अयूब खान ने किया था। की फीचर 1962 के ये थे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग होगा। 1962 का सिस्टम प्रेसिडेंशियल था, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ये 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था खत्म हुआ, याह्या खान ने इसको खत्म किया दोबारा मार्शल लॉ लगा के, और वो हुआ था कब, 1969 में। याह्या खान का जो दौर था वो 69 से 71 में था। उसके बाद फिर थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, वो जुल्फकार भुट्टो ने इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ और वही हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने दिया, भुट्टो ने। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके की फीचर्स यही हैं कि पार्लियामेंट्री पाकिस्तान में सिस्टम होगा, इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन होगा, फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी। 1973 का सिस्टम पार्लियामेंट्री था, ये आपने लिख लेना है। इंपॉर्टेंस 1973 की इसलिए है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। ये कंसेंसस के बेस पे बनाया गया था और इसमें जो है ना गवर्नर्स के प्रॉपर डेफिनेशंस किए गए थे। तो करंट कॉन्स्टिट्यूशन इज 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। कंपैरिजन बहुत जरूरी है कि 56 वाला पार्लियामेंट्री था कॉन्स्टिट्यूशन, 62 वाला प्रेसिडेंशियल था और 73 वाला फिर जो है ना हमारा पार्लियामेंट्री हो गया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1962, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि 1956, 62, 73, 47 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1962।
इस्लामिक फीचर्स जो थे वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बने, इस्लामिक प्रोविजन 1973 में इंक्लूड किए गए थे। एग्जाम में आपने सीक्वेंस याद रखना है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में किया गया, दूसरा 62 में, तीसरा 73 में। सो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में, जिसमें हम ये देखें कि मार्शल लॉज कब कब लगे थे, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अयूब खान ने पावर लिया 1958 में, और अयूब खान की जो पॉलिसीज बेसिक डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर होती थी, और बेसिक डेमोक्रेसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान। इसका एमसीक्यू आपके पास आ सकता है। याया खान का जो एरा था वो 1969 से 71 में था। सेकंड मार्शल था। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे 1971 में। सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान भी 1971 में हुआ था। सो याया खान का रूल ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कब से कब तक था। 1969 से लेकर 71 तक था। 1970 में इलेक्शंस हुए, शेख मुजीबुर रहमान क्लियर मेजोरिटी से जीत गए, यहाँ से पॉलिटिकल क्राइसिस बन गए। और 1970 के जो इलेक्शन में उनमें विनर कौन था, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। शेख मुजीबुर रहमान क्लियर विनर थे 1970 के जो इलेक्शन हुए थे उनमें। सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान 71 में हुई थी, वजह सिविल वार बनी थी और इंडिया का इंटरवेंशन था और बांग्लादेश बन गया था 1971 में। ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड, इसका एमसीक्यू आ सकता है 1971। जुल्फकार भुट्टो का जो दौर था वो 1971 से 1977 तक था, जिसमें सिविलियन रूल बना, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना। जुल्फकार भुट्टो ने एक और काम किया, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी की, जिसकी वजह से बहुत से बिजनेसमैनों के जो कारोबार थे, काम थे, वो के गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, एमसीक्यूज में आएगा, आपने भुट्टो लिखना है। भुट्टो की पॉलिसीज बेसिकली सोशलिज्म के ऊपर घूमती थी। इस्लामिक समिट भुट्टो ने करवाया था 1974 में, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे। भुट्टो कहीं ना कहीं इस्लामिक दुनिया को इकट्ठा करने में और इस्लामिक समिट करने में कामयाब हो गए थे। भुट्टो की पॉलिसी टोटली, इसका भी एमसीक्यू आ सकता है कि क्या वो कैपिटलिज्म करते थे, सोशलिज्म करते थे, डेमोक्रेसी या फिर मिलिट्री करते, तो हमेशा आपने जवाब आपने सोशलिज्म देना है। जियाउल हक का जो दौर था वो 1977 से 1988 था। थर्ड मार्शल लॉ था। इस्लामिक पॉलिसीज उसने इस्लामाइजेशन अप्लाई किया। हदूद ऑर्डिनेंस जियाउल हक ने इंट्रोड्यूस किया था। जिया टुक पावर इन 1977, ये एमसीक्यूज में आएगा। जिया की पॉलिसी इस्लामिक लॉ, नॉन पार्टी इलेक्शन पे जिया ने की थी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रूल उन्होंने किया था। अगर जिया का एरा एंड देखें तो 1988 में हुआ था। फिर उसके बाद जो हमारे पास चौथा मार्शल लॉ था वो मुशर्रफ ने लगाया था। मुशर्रफ का जो दौर है वो 1999 से लेकर 2008 तक का है। मुशर्रफ ने जो है ना इकोनॉमिक रिफॉर्म लिया है, लेकिन मुशर्रफ के साथ एक और काम जो अब आपने पाकिस्तान अफेयर में याद रखना है, वो है वॉर एंड टेरर अलायंस किया था मुशर्रफ ने। तो मुशर्रफ ने पावर में कब आया, 1999 में। मुशर्रफ की पॉलिसीज मॉडरेट इनलाइटमेंट थी। बेसिकली वो ज्यादा मुस्तफ़ा कमाल एक टर्की के थे प्रेसिडेंट, उनसे कहीं इंस्पायर्ड थे। लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म भी मुशर्रफ ने किए थे। तो मुशर्रफ का जो दौर एंड हुआ था 2008 में, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। कंपैरिजन बहुत जरूरी है कि अयूब ने डेवलपमेंट पे काम किया, याया ने सेपरेशन के दिनों में जो है ना प्रेसिडेंसी संभाली, भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिया इस्लामाइजेशन में आए और मुशर्रफ ने रिफॉर्म किए। टाइमलाइन बड़ा जरूरी है। 1958 में यूब, 1969 में याया, 1971 में भुट्टो, 1977 में जिया, 1999 में मुशर्रफ आए। फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन 1958। ऐसे करके नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा जियोग्राफी को देखना चाहेंगे, उसके लिए बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान साउथ एशिया में है, नेबर सबको पता है, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, अरेबियन सी पाकिस्तान के साउथ में है। एमसीक्यूज में आ सकता है। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एशिया, बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है। प्रोविंसेस 4 हैं और 2 सेपरेटली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया हैं, चाहे वो गिलगित-बल्तिस्तान हो या आजाद कश्मीर हो। कैपिटल इस्लामाबाद है। फर्स्ट कैपिटल हमारा कराची था। ये समटाइम्स एमसीक्यूज में आता है, आपने देखना है कि लिखा हुआ है फर्स्ट कैपिटल या करंट कैपिटल। करंट कैपिटल इस्लामाबाद, फर्स्ट कैपिटल वाज कराची। आगे जो है ना हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट पाकिस्तान में जो रिवर्स हैं वो आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान वो इंडस ही है। और अगर देखा जाए माउंटेन्स हमारे पास 3 ही हैं, हिमालयाज हैं, कुराक्रम या हिंदू कुश के हैं। सो आइसोलेटेड जो केटू है, केटू लोकेटेड है कुराक्रम में, ये एमसीक्यूज में आपके आ सकता है। क्लाइमेट हमारे पास हार्ड समर, कोल्ड विंटर, मूनसून, रेन्स भी आते हैं। पाकिस्तान की क्लाइमेट कह सकते हैं मिक्स्ड है। नेचुरल रिसोर्सेज कोयल, गैस, ऑयल, मिनरल्स हैं, तो आपने हमेशा नेचुरल गैस के पाकिस्तान के पास सोर्सेज ज़्यादा हैं। अगर हम अपने एग्रीकल्चर की बात करें, वीट, राइस, काटन, शुगर केन, ज़्यादातर हम वीट ही प्रोड्यूस करते हैं।
अगर हम बात करें डेजर्ट्स की, पाकिस्तान में थर, चोलिस्तान और थल, 3 डेजर्ट्स हैं। थर सिंध में है, चोलिस्तान और थल जो है ना वो पंजाब में आ जाते हैं। लॉन्गेस्ट जो है ना हमारे लार्जेस्ट जो डेजर्ट है हमारे पास वो थर का है। पोठोहार पाकिस्तान में जो क्या सतह मुर्तहा जो प्लेटो बोलते हैं वो बलूचिस्तान प्लेटो है और ऑब्वियसली पोठोहार का है। एमसीक्यूज में ये आ सकता है। अगला आपने सीजन देखने हैं, वही विंटर, समर, मॉनसून आते हैं आपके पास। रेनी सीजन कब होते हैं? ऑब्वियसली मॉनसून में होते हैं। मेजर सिटीज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, ये मेजर सिटीज हैं पाकिस्तान के। लार्जेस्ट सिटी पाकिस्तान का कराची है। और इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम देखें इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पाकिस्तान अफेयर्स में जानना है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमी को। ओवरव्यू अगर इकोनॉमी का दिए जाए, पाकिस्तान में मेन 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। डेवलपिंग इकोनॉमी है पाकिस्तान, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है यहाँ पे। पाकिस्तान इकोनॉमी का एमसीक्यू जाएगा डेवलप्ड, डेवलपिंग, तो ऑब्वियसली आपने डेवलपिंग लिखना है। एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन बोन है, मेन जो है ना क्रॉप्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो हमने एक और चीज देखनी है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे पास डोमिनेटेड है अभी भी, डिस्पाइट ऑफ ऑल क्राइसिस। स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं इसमें। लार्जेस्ट इंडस्ट्री पाकिस्तान की अभी भी टेक्सटाइल ही है। सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है, आईटी, बैंकिंग। सर्विस सेक्टर के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स फार्मिंग, बैंकिंग, माइनिंग, फिशिंग। तो आपने बैंकिंग पे ही क्लिक करना है। एक और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जीडीपी, वो अक्सर कोट होता है खबरों में भी आप देखते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे ना इकोनॉमिक मेजरमेंट होती है, कंट्रीज की जो मेजरमेंट होती है अपनी इकोनॉमी को जीडीपी से होती है। जीडीपी का मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। नेचुरल गैस, पाकिस्तान में गैस, ऑयल, कोयल है, मिनरल्स हैं। मेजर रिसोर्सेज हमारे पास नेचुरल गैस के हैं। सी पैक का सवाल आ सकता है। सी पैक बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ इसके थ्रू हो रही है पाकिस्तान की। एमसीक्यू आ सकता है कि सी पैक में पाकिस्तान का पार्टनर कौन है? तो आपने चाइना लिखना है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स अगर पाकिस्तान की देखी जाए तो टेक्सटाइल की हैं, राइस की हैं, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट हम अच्छे से, स्पोर्ट्स गुड्स को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। मेजर एक्सपोर्ट अभी भी हमारा टेक्सटाइल है। इम्पोर्ट जो पाकिस्तान करवाता है वो मशीनरी, ऑयल और केमिकल्स को करता है। मेजर इम्पोर्ट हमारा ऑयल का है। इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे पास 3 से 4 हैं जो आ सकते हैं। इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेट है, ये हमारे कोर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम। लेकिन हमारा इन्फ्लेशन है, इंक्रीजिंग प्राइस, उससे से बेरोजगारी होती है। ऑब्वियसली पूरी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस सारे इम्पैक्ट होते हैं। एग्जाम स्ट्रेटजी में आपने सेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना है और बेसिकली कंसेप्ट लेवल पे चीजों को समझना है। पाकिस्तान मेनली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है, एमसीक्यू अगर आ गया तो। अगला हम देखें, अगर फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान का, बहुत बेसिक लेवल पे पाकिस्तान अफेयर में आपने समझना है। इसमें हमने एक प्रिंसिपल देखना है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी की गाइडलाइंस है वो ये है कि पाकिस्तान गाइडिंग रिलेशंस चाहता है विद अदर कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। हम सारे कंट्रीज को मानते हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी फाउंडेशन है नेशनल इंटरेस्ट। हमने अपना फायदा देखना है और ये इंश्योर करना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ रहे। फॉरेन पॉलिसी के टोटल 4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला नेशनल सिक्योरिटी है, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तीसरा सपोर्ट फॉर मुस्लिम कंट्रीज है और चौथा पीसफुल रिलेशंस है। एमसीक्यूज में आ सकता है, फॉरेन पॉलिसी एम ट्रेड ओनली, प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, वार, इकोनॉमी। आपने प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट पे क्लिक कर देना। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस में स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है। लव स्ट्रेटेजी 2-3 साल के लिए यूज होता है, जो स्ट्रेटेजिक होता है वो लॉन्ग टर्म, समटाइम्स विजनरी, लाइफ बेस्ड अक्सर लव्स के लिए यूज होता है। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद द चाइना। सी पैक प्रोजेक्ट इसमें बहुत जरूरी है। डिफेंस कॉपरेशन भी हमारे उनके साथ बहुत है। पाकिस्तान क्लोजेस्ट लाइक अगर एमसीक्यू आए, यूएसए, इंडिया, चाइना, यूके, तो आपने चाइना पे क्लिक कर देना है। पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशंस की बात की जाए तो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन हमेशा कोल्ड वार अलायंसेस रहे हैं। वॉर एंड टेरर पे कोऑपरेशन पाकिस्तान ने काफी दफा किया है अमेरिका के साथ, लेकिन हमारे फ्लक्चुएटिंग रिलेशंस हैं उनके साथ। पाकिस्तान यूएस रिलेशंस अगर एमसीक्यूज में है, ऑलवेज स्ट्रांग, फ्लक्चुएटिंग, वीक, नन, तो आपने इसको फ्लक्चुएटिंग क्लिक कर देना है। पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस अगर की बात की जाए, पाकिस्तान इंडिया कश्मीर के ऊपर ही हमारा मेन इशू है। 3 वार्स हम उनके साथ लड़ चुके हैं, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। पहला 1948 में हुआ था, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 में। ये मेजर वॉर्स हुए थे। दूसरा अगर देखा जाए, पुलवामा अटैक हुआ था, मुशर्रफ के दौर में भी हमने थोड़ा बहुत देखा कि इश्यूज हो गए थे, बट उनको थोड़ी बहुत झड़पें कह सकते हैं। लेकिन जो रियल वार्स हुए हैं वो 3 हुए हैं।
अलबत्ता इंडिया के साथ रिलेशन टेंस है हमारे। मेन इश्यूज विद इंडिया एमसीक्यू आ सकता है, ट्रेड, कश्मीर, कल्चर, लैंग्वेज, आपने कश्मीर पे क्लिक कर देना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की अगर रिलेशन की बात की जाए तो हमारे जो मेन इश्यूज हैं वो बॉर्डर लाइन इश्यूज हैं, जो ड्यूरेंट लाइन है वो एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू करंट अफेयर में अगर हमने देखा है रेफ्यूजी प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ कोर इशू है। तीसरा सिक्योरिटी कंसर्न्स है हमारे, खासतौर पर हमें लगता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ यूज हो रही है और इसके लिए अभी रिसेंटली काफी सारे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अटैक भी किए थे। सो पाकिस्तान अफगान इशू हम देख सकते हैं, ट्रेड, बॉर्डर, इकोनॉमी, कल्चर, तो हम कहेंगे बॉर्डर का हमारा मेन कंसर्न है, जो कि उसको बॉर्डर के उनके भी इतराज आते हैं और ऑब्वियसली हमारे कंसर्न भी आई हैं। पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मेंबर है ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। पाकिस्तान हमेशा मुस्लिम काजेज को सपोर्ट करता है, हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइज हैं विद सऊदी अरेबिया। ओआईसी स्टैंड्स फॉर, इसका एमसीक्यू आ सकता है, और इस्लामिक काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, नन, तो हमने इसको इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहना है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। पाकिस्तान और यूएन की बात की जाए, यूनाइटेड नेशंस के साथ रिलेशन बहुत जरूर, बहुत इंपॉर्टेंस है जब हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात है। 1947 से लेकर हम यूएन के मेंबर हैं, हम यूएन के सारे रेजोल्यूशंस को मानते हैं और हमारा कोर हमेशा एजेंडा ये होता है कि पाकिस्तान पीस कीपिंग मिशंस को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान ज्वाइंट यूएन, इसका एमसीक्यू आ सकता है 1947, 48, 49, 50, आप 1947 लिख लीजिएगा। की प्रिंसिपल्स पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के उसके पीसफुल को एग्जिस्टेंट है, नॉन अलाइनमेंट इनिशियली था लेकिन नेशनल इंटरेस्ट हमारी हमेशा प्रायोरिटी है। फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, ये आपने एमसीक्यूज में क्लिक। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे पाकिस्तान बिलीव करता है, जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और सीपैक भी ऑब्वियसली इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से आया है। और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी फोकसेस ऑन, हमेशा ट्रेड एमसीक्यूज में आपने जवाब लिखना है। चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया कन्फ्लिक्ट है, टेररिज्म एक चैलेंज है, इकोनॉमिक इशूज चैलेंज है। मेजर चैलेंज जो है ना वो अगर पाकिस्तान के आ जाए तो पीस, ए में, बी में कश्मीर, सी में ट्रेड, कल्चर, आपने हमेशा कश्मीर पे क्लिक कर देना। एग्जाम स्ट्रेटजी, आपने कंट्रीज को याद रखना है, रिलेशंस को मेमोराइज करना है, थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा। अच्छी चीज के बारे में रिलेशन जहाँ हो रही होगी तो वो चाइना के साथ है, बुरी हो रही होगी तो इंडिया के साथ क्लिक कीजिएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के साथ ही होगी, लेकिन ऑब्वियसली आपने एक आप अच्छे से पढ़ के देख लें। करंट अफेयर्स को थोड़ा सा, करंट सिचुएशन को अगर देख लें, पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में रिसेंट गवर्नमेंट ट्रांजिशंस हुई हैं, इलेक्शन डायनामिक्स, सर्कुलेशन पॉलिटिक्स, इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम अभी भी पार्लियामेंट्री है। इकोनॉमिक सिचुएशन, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, आईएमएफ का प्रोग्राम हमने लिया हुआ है। करेंसी फ्लक्चुएशन हमारा एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान वर्किंग विद आईएमएफ, अब अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि करंटली पाकिस्तान इज वर्किंग विद यूएन, आईएमएफ, नेटो, ओआईसी, हम आईएमएफ के साथ ज्यादा काम करते हैं आजकल की कंटेक्स्ट में। सीपैक अपडेट्स आपने याद रखने हैं, वो आ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी तक जारी है, फेज 2 सीपैक का चल रहा है। फेज 2 का मेन फोकस इंडस्ट्री है, जिसमें चाइना के साथ हम अपना पार्टनरशिप स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सीपैक फेज 2 में हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है रोड्स, इंडस्ट्री, ट्रेड वार, तो आपने जो है ना इंडस्ट्री को क्लिक करना है। जो रोड का जो प्रॉब्लम चीज था वो फेज 1 का हमारा काम था। फॉरेन रिलेशन अपडेट ये है कि चाइना स्ट्रांग अलायंस है, यूएसए का रिलेशन अभी भी, हालांकि शहबाज शरीफ के अच्छे तल्लुकात हैं, इंडिया ईरान के वार के तहत हमने देखा तो है कि थोड़ा सा पीस मेकिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम इन रिलेशंस को स्टेबल या स्ट्रांग नहीं कर सकते, अलायंस नहीं कर सकते जैसे चाइना का हम कह सकते हैं। और इंडिया के साथ पुलवामा अटैक के बाद टेंशन हमारे अभी भी है। पाकिस्तान क्लोजेस्ट लाइफ पे हमेशा चाइना आपने आंख बंद करके क्लिक करना है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें ऑब्वियसली काउंटर टेररिज्म के कुछ एफर्ट्स अभी पाकिस्तान कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज को क्लियर कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, इंटरनल स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहा है। सिक्योरिटी फोकस इज ऑलवेज ऑन पाकिस्तान, फोकस में टेररिज्म पे आपने क्लिक करना है। क्रिटिकल क्लाइमेट इश्यूज पाकिस्तान में होते हैं, फ्लड्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस होते हैं, वाटर स्कैसिटी पाकिस्तान का एक कंसर्न है, ऑब्वियसली इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। एक आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है मेजर क्लाइमेट इशू में, तो उसमें स्नो, फ्लड, आइस, विंड, तो आपने जो है ना फ्लड्स पे क्लिक करना है, पाकिस्तान का ये मेजर इशू है। एनर्जी क्राइसिस की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, रिन्यूएबल एनर्जी फोकस है, हाइड्रो और सोलर एक्सपेंशन पे पाकिस्तान फोकस करने की कोशिश करे, तो एमसीक्यू में आ सकता है एनर्जी फोकस ऑफ पाकिस्तान, ए में ऑयल, बी में कोयल, सी में रिन्यूएबल एनर्जी और चौथे में गैस आ जाए तो आपने सी पे क्लिक करना है। ऐसे ही करके टेक्नोलॉजी और आईटी के सेक्टर की अगर मैं आपको रीसेंट अपडेट्स दूं, ताकि करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत आपको पता हो, पाकिस्तान में जो ग्रोइंग आईटी एक्सपोर्ट्स हैं बढ़ते जा रहे हैं पिछले 10 साल से। फ्रीलांसिंग सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव दिया गया है जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, ग्रोइंग आईटी सेक्टर को
किया जा रहा है। आईटी एक्सपोर्ट्स आर, यहाँ पे अगर एमसीक्यू आए इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्टेबल, नन, तो आपने इंक्रीजिंग पे क्लिक करना है। पाकिस्तान की अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुकात देखा जाए तो पाकिस्तान अब भी यूएन का मेंबर है, अब भी ओआईसी का मेंबर है, अब भी पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान मेंबर ऑफ नेटो, ओआईसी, ईयू, एशियन, इनमें से हम सिर्फ जो है ना ओआईसी के मेंबर हैं। स्पोर्ट्स एंड कल्चर की बात करें, क्रिकेट पाकिस्तान में डोमिनेंस है, पीएसएल लीग चलता है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है। पाकिस्तान पॉपुलर स्पोर्ट फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस अगर आ जाए तो आपने क्रिकेट पे ही क्लिक करना है। ऐसे ही एग्जाम स्ट्रेटजी आपने जो है ना मेजर चीज़ों को रिवाइज करना है। और आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो।